इस वक्त सबसे ज्यादा अगर न्यूज में कोई चीज है तो वो है इंडिया ईयू ट्रेड डील। आखिर ऐसा क्या हो रहा है इन दो ग्रुप्स की, मतलब एक ग्रुप और एक देश के बीच में। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या ये डील पहले ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं? तो जरा जल्दी से देखते हैं इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को, हम लोग अच्छे से समझेंगे, एक एक डिटेल को समझेंगे। जय हिंद एवरीवन, आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर न्यूज में कोई चीज है तो वो है इंडिया ईयू ट्रेड डील, जिसे मदर ऑफ ऑल डील भी कह रहे हैं। और ये फोटोज इतनी ज्यादा वायरल हो रही है, इतनी ज्यादा देखी जा रही है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है इन दो ग्रुप्स की, मतलब एक ग्रुप और एक देश के बीच में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया और ईयू के जो कंट्रीज हैं, जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ठीक है, उसके बारे में। चलिए तो जरा जल्दी से देखते हैं इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को, हम लोग अच्छे से समझेंगे, एक एक डिटेल को समझेंगे। मैं जितना आसान कर सकता हूं उतना आसान करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो पीआईबी का आर्टिकल है, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिकल्स में से एक है, जिसमें हर एक कंप्लीट डिटेल को यहां पर बताया गया है। ईच एंड एवरीथिंग यहां पर क्लियर है। ये 16th इंडिया और ईयू समिट था, जहां पे वहां की जो प्रेसिडेंट है मिस उर्सुला वॉन और एंटोनियो डिकोस्टा, कोस्टा, ये दोनों ही यहां पर आए थे। एंड इसी के साथ इन्होंने इंडिया में 26 जनवरी को भी एंजॉय किया, वहां की परेड को देखा। और दोनों का जो बॉडी पोस्चर था, अगर उसको देखा जाए ना, काफी ज्यादा एक तरह से बोला जाए झुकाव वाला, काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल जो होता है ना बॉडी लैंग्वेज। अदरवाइज जो नॉर्मल पहले जो यूरोपियन लीडर्स आते थे, अगर आप उनको नोटिस करेंगे तो उनके बैठने का तरीका, उनके खड़े होने का तरीका थोड़ा सा अलग होता था, थोड़ा सा एरोगेंट होता था। इस बार जो बैठने का तरीका, जो कन्वर्सेशन देखने को मिली, वो काफी ज्यादा हम्बल एंड काफी ज्यादा क्लोजनेस दिखाने वाली हम कन्वर्सेशन थी, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए जियोपॉलिटिकली, है ना, एज अ इंटेलिजेंस अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आती। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आप 26 जनवरी की परेड में देखेंगे तो दोनों ही लीडर्स प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़े हुए हैं एंड एकदम क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अदरवाइज एक ट्रांसलेटर पूरे टाइम साथ में खड़ा रहता है, अलग से खड़ा रहता है। यहां पे दोनों ही लोग लगातार प्रधानमंत्री के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 99% इंडियन एक्सपोर्ट गेन यहां पे पड़ेगा, ठीक है। एक 6.41 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हमको देखने को मिलता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग अगर आप देखोगे ऐसा लग रहा है जैसे फायदा ही फायदा हो रहा है। बट यहां पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि डेयरी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि भाई सर यहां पे क्या होगा, हमने तो डेयरी या एग्रीकल्चर सेक्टर को भी वहां पर एक्सेस दिया है। नहीं सर, एक्सेस नहीं दिया है। अभी यहां पे मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझाऊंगा क्या हो रहा है। तो 26 जनवरी की जो परेड थी उस टाइम पीरियड पे, मतलब हमारे रिपब्लिक डे के टाइम पीरियड पे, हमको एक बहुत अच्छा हम्बल जेस्चर देखने को मिलता है हमारे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स के थ्रू। वेल, यहां पे ईयू इंस्टीट्यूट के हेड आए हुए थे, जो कि मैंने आपको दोनों के नाम बता ही दिया है। अब उसके साथ साथ यहां पर कई सारे मैसेजेस यहां पर दिए गए सेरेमनी के टाइम पर, कि किस तरीके का उनका कैलकुलेशन है, किस तरह की चीजें हैं, इंडिया को वो किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, क्या उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इन सब चीजों को उन्होंने बड़ा क्लियरली प्रेजेंट किया इंडिया के सामने, बहुत ही क्लियरली प्रेजेंट किया। अब ये डील फाइनली 25 तारीख से, एक तरह से देखा जाए चेन ऑफ इवेंट शुरू हो गए थे, 25, 26, 27 एंड फाइनली ये डील साइन होती है 27 तारीख को, ठीक है, मदर ऑफ ऑल डील। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या ये डील पहले ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं? नहीं सर, पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। इतने बड़े स्तर पर कोई डील कभी भी साइन नहीं हुई है। और इंडिया के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये, इंडिया के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऐसा नहीं था कि हम लोग ये चीज अमेरिका के साथ नहीं करना चाहते थे, बट जिस तरीके से एट प्रेजेंट अमेरिका का रवैया है, हमें नहीं लगता कि इतनी आसानी से कोई डील साइन हो पाएगी। दूसरी चीज, अमेरिका के भी कई जगह पर प्रेशर इंडिया के ऊपर है, तो यूरोपियन जो कंट्रीज है उनके ऊपर भी प्रेशर है। वेल, यहां पे अगर आप देखोगे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, फार्मा, ठीक है, डिफेंस के जो सेक्टर्स हैं, इन सभी के ऊपर क्या पड़ेगा, एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा। वेल, अगर आप देखोगे तो ग्लोबल जीडीपी का 25% आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पर ग्लोबल ट्रेड अगर आप देखोगे तो इंडिया में 30% देखने को मिलता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। 120 बिलियन का यहां पर आपको एक कंप्लीट यूज वॉल्यूम देखने को मिलता है, एक्सचेंज देखने को मिलेगा। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि दो इतनी बड़ी इकोनॉमी एक साथ आ रही हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज के लिए देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। यूरोपियन जो कंट्रीज है उनके लिए इंडिया एक बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है। वहीं पर हमारे लिए अगर देखा जाए तो हमारे जो रॉ मटेरियल है वो यूरोप में बहुत आसानी से पहुंच सकता है।
बहुत इजीली पहुंचाया जा सकता है। ठीक, तो इन दो चीजों को देखो। सबसे पहले तो इस तरीके से सोचो, हमारे लिए भी मार्केट है तो यूरोप के लिए भी मार्केट है। अब इनको एक एक करके सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले क्राइसिस क्या था। अब ये ऐसा नहीं था कि क्राइसिस कोई एक ही दिन में खड़ा हुआ है, नहीं। एट प्रेजेंट जो क्राइसिस है वो यूएसए ने डेवलप किया था, लगातार किसी ना किसी कंट्री को थ्रेट कर रहा था, लगातार ट्रेड टैरिफ्स लगा रहा था। ये भी नहीं देख रहा था यूएसए कि वो अपने दोस्तों के साथ कैसा सलूक कर रहा है, अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक कर रहा है। वो हर किसी को एक ही नजर से देखता चला जा रहा था कि सबके ऊपर ट्रेड टैरिफ लगाए जाए। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा फ्रांस के साथ भी सेम यही चीज की गई है। भले ही फ्रांस की वाइन के ऊपर किया गया, बट एटलीस्ट ये दिखाया गया कि हम तुम्हारे ऊपर भी ऐसे ही एक्शन लेंगे अगर तुम हमें ग्रीनलैंड नहीं दोगे। तो यहां पे अब यूएसए का स्टांस तो क्लियर है, हमें चाहिए ग्रीनलैंड, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे। तो ईयू के ये चीज समझ में आई, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन को ये चीज समझ में आई कि हम यूएसए के ऊपर इतना ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, हम यूएसए को अपना कोई फ्रेंडली पार्टनर नहीं मान सकते। और एक पुरानी कहावत है, यूएसए से जितनी दुश्मनी बुरी है उससे ज्यादा दोस्ती बुरी है। आप दुश्मन रहकर शायद एक बार बच भी जाओगे, पर दोस्ती करके यूएसए से कभी नहीं बच सकते। ठीक, तो जियोपॉलिटिकली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो कहीं ना कहीं यूरोप के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर था कि भाई तुम्हारी अपनी क्या पहचान है, तुम वही करते हो जो यूएसए कहता है, यूएसए बोलता है तुम करते हो, तुम अपने डिसीजंस कैसे ले पा रहे हो, क्या है तुम्हारे पास, कैसी ऐसी ताकत, कोई तुम्हारे पास ताकत है भी या नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए पावर बैलेंस वाली बात आती है यहां पर, है ना। डेफिनेटली यहां पे जो यूएसए की हेजमनी है, यूरोप उससे बाहर निकलना चाहता था कि भाई हम तुम्हारे ऊपर इतने डिपेंड नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर इतने डिपेंड नहीं है। अभी तक यूएसए को पीस प्राइस चाहिए था, वो हर जगह वॉर बंद करवाने की जगह पर उल्टा कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नहीं बचा, चलो ट्रेड के थ्रू काम करने की कोशिश करते हैं। ट्रेड के थ्रू भी काम नहीं चल रहा तो अपने ही मित्रों को, अपने ही साथियों को परेशान करना शुरू कर दिया। अब इन सबसे बाहर निकलने का सबसे बेस्ट तरीका क्या था? सबसे बेस्ट तरीका था एक रिलायबल पार्टनर। वो रिलायबल पार्टनर कौन हो सकता है? वो रिलायबल पार्टनर हो सकता है इंडिया। अब इंडिया ही क्यों हो सकता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो बहुत बड़े लेवल पर यहां पर ट्रेड में जो टैरिफ्स लगाए जाते थे, ठीक है, जो टैक्सेस लगाए जाते थे उनको कम किया गया है और बहुत बड़े लेवल पे कम किया गया। जो लग्जरियस ऑटोमोबाइल्स थे, ठीक है, उनको इंडिया में क्या दिया गया? एंट्री दी गई है, बड़े लेवल पर इंडिया में एंट्री दी गई, जिसमें BMW आती है, ऑडी आती है, ठीक है, स्कॉडास की गाड़ियां आती हैं, जो बहुत महंगी गाड़ियां होती हैं, लग्जरियस गाड़ीज में आती हैं, उनकी बात की जा रही है। वॉक्सवैगन की गाड़ियां आती हैं, तो उन सब के बारे में बात हो रही है। ठीक, अब इनके ऊपर जो टैरिफ होता था वो 110% तक जाता था, 110%, क्योंकि ये गाड़ियां वहीं से बनके इंडिया आती थी। एंड अब प्रेजेंट कितना कर दिएगा? 10%। बट क्या इससे इंडियन ऑटोमोबाइल में इंपैक्ट पड़ेगा? देखो, कंपटीशन बढ़ेगा तो सर्विसेज अच्छी मिलेंगी। ये मत सोचो सर इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं होगा सर, ये बात सच है, नहीं होगा। बट यस, कंपटीशन बढ़ेगा तो हम लोग सर्विसेज बेहतर देने की कोशिश करेंगे। इंडिया की कंपनियां भी बेहतर कर रही हैं। आज के टाइम पीरियड में महिंद्रा और टाटा को टक्कर दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब उसके अलावा फिर दूसरी चीज क्या है यहां पे? ईवी सेक्टर की। सर ये जो ईवी व्हीकल्स है उनमें क्या? क्योंकि यूरोप के जो ईवी व्हीकल्स है वो तो वन ऑफ द बेस्ट है, हमारी टेक्नोलॉजी तो अभी डेवलपिंग है, तो हमने अपने ईवी सेक्टर को बचाने के लिए अभी यहां पे 5 से 10 साल का क्या दिया है? यहां पर एक गैप दिया है कि भाई इनके ऊपर जो हमारा ईवी सेक्टर है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा कब? 5 से 10 साल के बाद। ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है? वाइन। वाइन पे 150 वाइन है या स्पिरिट्स है, इनके ऊपर मतलब जो अल्कोहल वाली आइटम्स होते हैं उनकी बात हो रही है। ये 150% तक के टैरिफ्स होते थे, अब इनको कम करके 20 से 40% किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर प्राइसेस। अब क्या केवल इसमें वाइन एंड स्पिरिट्स की बात हो रही है, अल्कोहल की बात हो रही है? नहीं, कई अल्कोहल ऐसे भी होते हैं, कई स्पिरिट्स ऐसी भी होती हैं जिनका इस्तेमाल मेडिकल पर्पज से भी किया जाता है। तो आप ये मत सोचो कि सर इसका मतलब अल्कोहल को बढ़ावा मिलेगा। सर मेडिकल पर्पज से भी इनका इस्तेमाल होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द उस ड्रिंक की जो पी जाती है, नहीं सर, मेडिकल पर्पज के लिए भी अल्कोहल एंड स्पिरिट इस्तेमाल होते हैं। एंड डेफिनेटली आप लोग कोविड के टाइम पे देख चुके होंगे सैनिटाइजर्स आपके। आगे बात करें तो टेक्सटाइल एंड लेदर, इसका सबसे ज्यादा मेजर बेनिफिट मिलेगा इंडिया को। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल,
इंडिया में जितना भी टेक्सटाइल डेवलप होता है, जितना भी लेदर वर्क होता है, ये सब का सब इजीली जीरो टैरिफ पर जाएगा। कहां पर? जीरो ड्यूटीज पे जाएगा। कहां पर? यूरोप में। सोचो हमारा सामान, हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट, हमारे बनाए हुए कपड़े कितने सस्ते होंगे, आराम से यूरोप में बिक सकेंगे। यूरोप के लोग इंडियन क्लॉथिंग की तरफ बढ़ेंगे। अब इससे हम लोग सबसे पहले टारगेट किसको करें? बांग्लादेश को करना है। इससे बांग्लादेश की पूरी जो टेक्सटाइल इकोनॉमी है उसके ऊपर एक बहुत अच्छा मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, आपने कभी ना कभी हमारे अगेंस्ट बोले थे, तो आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब पूरी तरह से बांग्लादेश डिपेंड हो जाएगा इंडिया के ऊपर। फिर एक और चीज हमारे सामने आती है, वो आता है हमारा एरोस्पेस एंड डिफेंस। अब एरोस्पेस में बहुत मेजर इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि भाई जितने भी प्लेन्स बनते हैं, सिविल एविएशन की चीजें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इंडिया में इजीली आ सकते हैं जीरो ड्यूटी के हिसाब से। तो इंडिया में हम लोग क्या कर सकते हैं? बेटर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में एक्सेसिबिलिटी अच्छी बन सकती है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत अच्छे से इंडियन मार्केट पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, इवन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ह्यूमंस को लेकर, कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्किल्ड वर्कर हैं, वो इजीली यूरोप आ सकें, यूरोप से जा सकें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लाई गई है। ठीक है, तो स्किल्ड जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो अनकैप्ड रखा गया है कि जितने स्टूडेंट चाहे उतने स्टूडेंट्स आए, यूरोप में आकर पढ़ें। तो डेफिनेटली इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं एजुकेशन लेवल अच्छा होगा। दूसरी चीज क्या की गई है? जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी वैलिड किया जाएगा। कहां पे? यूरोप में। कि अगर आप इंडिया से पढ़कर आ रहे हो, इंडियन इंस्टीट्यूट से पढ़कर आ रहे हो किसी भी, तो डेफिनेटली आपको यूरोप में बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया जाएगा, वहां की डिग्रीज वहां के इंस्टीट्यूट के बराबर। अब नेक्स्ट चीज आती है फार्मा। अब फार्मा में इस चीज का ध्यान रखा गया क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो मेडिसिन बनती है वो बनती है जेनरिक। अब जेनरिक मेडिसिन क्या है? बहुत चीपेस्ट फॉर्म में अवेलेबल हो जाती हैं, बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होती हैं। तो यहां पर इसको बैलेंस रखने की कोशिश की गई है कि चलो भाई ठीक है, हम भी यहां पर क्या करेंगे, 5 से 10 साल का क्या लेंगे, एक टाइम पीरियड लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे? एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएंगे। धीरे धीरे क्या करेंगे? आपको एंट्री देंगे एंड आप हमारे जो फार्मा कंपनीज होती हैं, जो दवाइयां होती हैं, उनको भी क्या करोगे? धीरे धीरे एंट्री दोगे। तो एक बैलेंस बन जाएगा। क्या बनेगा? एक बैलेंस बन जाएगा, जैसे कि इंडिया के लिए हुआ वैसे यहां पर। फिर दूसरी चीज आती है, यूरोपियन यूनियन डेटा सोवरेनिटी के बारे में बहुत ज्यादा बात करता है ना, डिजिटल ट्रस्ट को लेकर बहुत ज्यादा बात करता है। तो यहां पर भी बात की गई कि भाई आपके साथ हम लोग इस चीज का भी ध्यान रखना चाहते हैं कि भाई डेटा का मिसयूज ना हो सके। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कई बार, तो इसको लेकर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के जो फ्रेमवर्क है आप उनको फॉलो करो। इंडिया ने बोला डेफिनेटली वी विल फॉलो, हम बिल्कुल फॉलो करेंगे, बट वी नीड टाइम। हमें अभी चीजों को डेवलप करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे चीजें डेवलप होंगी वैसे वैसे हम इन चीजों को भी क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे। अब आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, सर बात तो आपकी सही है सर, पर क्या ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो, क्या ये सारी चीजें एक ही दिन में हो जाएंगी? क्या ये सारी चीजें आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में हो जाएंगी? नहीं सर, इट विल टेक सम टाइम। कुछ चीजें आने वाले कुछ महीनों में होंगी, कुछ चीजें आने वाले 1 साल में हो जाएंगी, कुछ चीजें आने वाले 2 सालों में होंगी, कुछ चीजें 5 सालों में, बट यस, ये धीरे 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 होंगी। अगर आप देखो कहां पर दोनों को फायदा हुआ है, यूरोपियन यूनियन को फायदा हुआ है ऑटोमोबाइल्स में, अल्कोहल में, एरोस्पेस में। वहीं पर अगर हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया को फायदा हुआ है टेक्सटाइल में, सर्विस एंड इंजीनियरिंग में, आईटी में एंड फार्मा में। तो ये दोनों के लिए ही क्या है? विन विन सिचुएशन है। दोनों के लिए ही क्या है? विन विन सिचुएशन है। अगर आज के टाइम पीरियड में हम लोग जियोपॉलिटिकली सोचें तो इसको किस तरीके से देखा जाए, किस नजर से देखा जाए, अब यहां पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जियोपॉलिटिकली। भाई देखो, कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करना है, ठीक है, दूसरी तरफ रशिया है। अब रशिया के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया के थ्रू कहीं ना कहीं रशिया के साथ क्या किया जा सकता है? एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है, बेटर रिलेशन डेवलप किए जा सकते हैं। फिर यूएसए जो अपनी एक ऑटोनॉमी बनाकर बैठा है हर जगह पर, उसको काउंटर करने में हेल्प मिलेगी, है ना, उसको काउंटर करने में भी हेल्प मिलेगी। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आने वाले 6 सालों में, मतलब 2032 तक हम लोग इस ट्रेड को 120 बिलियन से बढ़ाकर 240 बिलियन तक पहुंचा दें। इस ट्रेड को हम लोग इतना ज्यादा बढ़ा दें।
अब वो बढ़ेगा कैसे? आपस के संबंधों से, आपस के रिलेशन से। बट यस, रिलेशंस एक दिन में डेवलप नहीं होते, रिलेशंस 2 दिन में डेवलप नहीं होते, हमको समय देना पड़ता है। आज के टाइम पीरियड पे ट्रेड, टैरिफ, ये सब एक समय पर होते थे इकोनॉमिक्स का हिस्सा, पर अब समय बदल चुका है। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे ट्रेड आने वाले टाइम पीरियड पर भी, और जैसा कि अभी आपको दिख भी रहा है, ये ट्रेड आने वाले टाइम पीरियड पे आपको जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा ज्यादा नजर आएगा। एंड डेफिनेटली आज के समय पर अगर आप लोग देखोगे ट्रेड एंड टैरिफ का इस्तेमाल जियोपॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो यूएसए कर रहा है। एंड डेफिनेटली इंडिया एंड ईयू भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। वेल, आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी एंड आपके क्या विचार है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है इंडिया के लिए कैसी कंडीशन है? एंड रही बात फार्मा की, या फिर अगर हम लोग बात करें कि क्या फार्मा सेक्टर को सच में फायदा होगा, तो डेफिनेटली सर हमारी जो जेनरिक मेडिसिन है उनको डेफिनेटली फायदा होगा। और अगर बात करें हम लोग अपने डेयरी सेक्टर की, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, सर उसके बारे में क्या कहना है? तो देखिए सर, हमने यूरोप को एक्सेस दिया है, पर वो एक्सेस है केवल और केवल प्रोसेस्ड फूड के लिए, केवल पैकेज्ड फूड के लिए। तो पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड की वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में आज के टाइम पीरियड में भी 50 से 55% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हैं। तो आई विश आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।